नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी बड़े ग्रुप मास्टर की फिल्म आती है तो बॉलीवुड के बिल से ऐसे ऐसे चूहे चूहियाँ निकलकर फुदकना शुरू कर देते हैं कि जैसे इनकी माँ को किसी ने छेड़ दिया हो। लाल सिंह चड्ढा के समय भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे ऐसे नचनिया और भांड फिल्म की तारीफ कर रहे थे कि बस इनके कहने भर से जनता फिल्म देखने दौड़ी चली जाएगी। लेकिन फिल्म का क्या हाल हुआ बाद में वो सभी को पता है। अब वही हाल सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के समय पर हो रहा है। नए पुराने सारे ऑटो, टैक्सी, बैलगाड़ी अपना अपना नंबर बनाने में लग चुके हैं। पुराने समय की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है आशा पारेख। आशा पारेख का पठान विवाद पर एक बयान सामने आया है और उस बयान से पुरानी फिएट कार का दोगलापन भी साफ साफ दिख रहा है। आशा पारेख के बयान को भी बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से झंडे गाड़े और क्या क्या गुल खिलाए हैं। आशा पारेख का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई, महाराष्ट्र में। आशा पारेख के पिता बच्चू भाई पारेख एक गुजराती हिंदू थे और माँ सलमा बेगम एक मुस्लिम थी। आशा की माँ सलमा एक जूनियर थिएटर आर्टिस्ट थी और उन्होंने ही आशा को बचपन से ही क्लासिकल डांस सिखाना शुरू कर दिया था। अच्छा डांस करने के बाद में आशा की मां ने आशा को फिल्मों में ऑडिशन दिलाने शुरू कर दिए और आशा 8-9 साल की एज से ही देश विदेश में डांस के शो करने भी स्टार्ट हो गए थे। आशा ने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया। पहली फिल्म थी मां, जो कि 1952 में आई थी। इसके बाद 1958 तक 8-9 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही काम किया और साल 1959 में दिल दे के देखो नाम की फिल्म में सिर्फ 17 साल की एज में लीड एक्ट्रेस बनकर शम्मी कपूर के साथ में डेब्यू कर लिया। ये एक सफल मूवी थी। इस फिल्म के दौरान ये खबरें आने लगी थी कि आशा पारेख की दुकान का इनॉग्रेशन शम्मी कपूर ने कर दिया है। हालांकि इन दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा गैप था, तो आशा की मां ने आशा की लगाम लगानी शुरू कर दी और दोनों का सरसों के खेतों वाला प्यार वहीं पर खत्म हो गया। उस समय कहाँ ओयो रूम होते थे, तब तो सरसों का खेत, गन्ने का खेत, यही पुराने समय के ओयो रूम थे। इन्हीं से प्यार शुरू होता था और इन्हीं में दम तोड़ देता था। खैर, इस फिल्म के बाद आशा का फिल्मी करियर भी चल निकला था और इन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। इसी वजह से आशा का नाम एक समय पर हिट गर्ल पड़ गया था। साल 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ के दौरान आशा का नाम जुड़ा जॉय मुखर्जी के साथ और इन्होंने एक साथ 3-4 फिल्मों में काम किया। जॉय मुखर्जी पुराने समय के एक्टर अशोक कुमार के भांजे थे और भांडास्त्र जैसी फिल्म बनाने वाला अयान मुखर्जी वो उनका भतीजा लगता है। रानी मुखर्जी और तनीषा भी जॉय मुखर्जी की भतीजी लगती हैं। जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के रिश्ते पर आशा की मां की भी मोहर लग चुकी थी और वो इस रिश्ते से खुश भी थी। लेकिन साल 1968 में फिल्म शिकार के टाइम पर धर्मेंद्र ने आशा का शिकार कर डाला। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म के सेट पर ही धर्मेंद्र और आशा कई घंटे तक कमरे में जंगल जंगल खेलते थे। ये बातें जब जॉय मुखर्जी तक पहुंची तो वो झोला उठा के अपने रास्ते चले गए। लेकिन धर्मेंद्र के साथ भी इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर पाई। आशा पारेख के करियर की बात की जाए तो इन्होंने 1960 से 1974 तक बॉलीवुड में कई सफल फिल्में दी और टॉप की एक्ट्रेस में शुमार रही। लेकिन इनका नाम भी कई एक्टर्स के साथ में जोड़ा गया था। साल 1979 में बिन फेरे हम तेरे के समय आशा के गैराज में कमल कपूर के हवाई जहाज को भी खड़ा देखा जाता था। कमल कपूर राज कपूर के रिश्ते में चाचा लगते थे। लेकिन आशा का सबसे फेमस अफेयर रहा नासिर हुसैन के साथ। नासिर हुसैन आमिर छुटके खान का चाचा था। नासिर हुसैन भी उस समय शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। लेकिन ये लोग कई साल तक एक दूसरे के इंजन ऑयल की सप्लाई करते रहे। आशा पारेख नासिर हुसैन से शादी करना चाहती थी, लेकिन नासिर हुसैन चाहते थे कि आशा जो है उससे शादी तो करे, लेकिन उसकी दूसरी वाइफ बनकर उसके साथ में रहे, क्योंकि वो अपनी पहली वाइफ को तलाक नहीं देना चाहते थे। आशा से कई बार इस रिश्ते के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि वो किसी दूसरी औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की और इसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि ड्राइवर तो कई बदले, लेकिन रजिस्ट्री कोई कर नहीं पाया या उसका कोई मौका नहीं मिला। वैसे आशा पारेख का ये कहना कि वो किसी दूसरी औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, सिर्फ महान बनने की कोशिश थी।
अगर ऐसा होता तो वो एक बच्चे के बाप से 15 साल से ज़्यादा तक रॉकेट उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं लेती। लेकिन ये इन लोगों की आदत होती है कि कांड कोई छोड़ते नहीं है और महान बनने की लाइन में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आशा पारेख से कई बार उनकी शादी को लेकर भी सवाल किए गए। तब इन्होंने कहा था कि मुझे शादी ना करने का कोई दुख नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से जी है और मैंने अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय किया है। आशा पारेख का फिल्मी करियर या अफेयर, इससे अलग इनकी लाइफ में कई सारे विवाद भी हुए हैं। आशा पारेख सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उस समय दीपा मेहता की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फायर। फायर फिल्म देवरानी और जेठानी के लेस्बियन रिश्तों पर आधारित थी। आशा ने इस फिल्म को बिना किसी काट छांट के सेंसर से पास कर दिया। उस फिल्म का पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और महाराष्ट्र में तो शिवसेना ने आशा पारेख पर निशाना साधना शुरू कर दिया। फिल्म को देश की संस्कृति के खिलाफ बताया गया क्योंकि लेस्बियन कल्चर हमारे देश की संस्कृति को सूट नहीं करता। आज भी लेस्बियन और गे कम्युनिटी को एक्सेप्ट हमारे देश में नहीं किया जाता और ये फिल्म तो 1996 में आई थी। उस समय तो माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा विरोध में था। शिवसेना के साथ में कई राजनीतिक दलों ने आशा को खूब खरी खोटी सुनाई, इसकी आलोचना की और तब आशा ने इस फिल्म का बचाव करते हुए कहा था कि फिल्म बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बहुत प्यारी फिल्म है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। इस फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास के किसिंग सीन्स पर भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। फिल्म में किसिंग सीन के अलावा शबाना आजमी और नंदिता दास के बोरवेल खोदने की कोशिश करते हुए भी कई सीन थे जो बहुत ज़्यादा वल्गर थे। इसी तरह महेश भट्ट की जख्म और शेखर कपूर की एलिजाबेथ के समय पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। महेश भट्ट ने तो आशा पारेख पर पर्सनल अटैक करना भी शुरू कर दिया था। तब महेश भट्ट की जख्म फिल्म में कुछ सीन को हटाने पर महेश ने जो है बयान दिया था कि आशा पारेख जी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनकर अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रही हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रही हैं, इन्हें हमारी फिल्में अश्लील और हिंसक लग रही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी में क्या क्या किया है वो मुझे भी सब कुछ पता है। आशा और महेश भट्ट का विवाद उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके अलावा कथित रूप से शेखर कपूर ने तो आशा पर पैसे मांगने तक का आरोप लगाया था। शेखर ने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड ने उसकी फिल्म एलिजाबेथ को यू सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे मांगे हैं और पैसे ना देने पर फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी एडल्ट का। आशा पारेख हमेशा ड्यूअल सिम की तरह बिहेव करती रही है और वो आदत इनकी आज भी वैसी ही बनी हुई है। अब बात करता हूँ आशा पारेख के पठान विवाद में बयान की। आशा पारेख ने कहा कि दीपिका की बिकनी पर जो विवाद हो रहा है उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे लगता है लोगों का दिमाग बंद होता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिल्म तो फिल्म है, इसका असली मकसद लोगों को एंटरटेन करना होता है। हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी नेगेटिविटी ठीक नहीं है। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री मरती जा रही है। एक तो फिल्में नहीं चल रही है, ऊपर से बॉयकॉट और बैन जैसी चीज़ें हो रही है जिनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद आशा ने लोगों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में जाओ और फिल्म देखो। आशा पारेख ने कहा कि फिल्मों का असली मकसद लोगों को एंटरटेन करना होता है। लेकिन ताई, एंटरटेन अगर बिकनी और हिलते हुए पिछवाड़े से ही करना है तो थिएटर में जाकर आधा एंटरटेनमेंट क्यों ले, वो भी अपनी मेहनत की कमाई में आग लगाकर। ऐसे बम्पर, बोनट और डिक्की तो आज की डेट में लोग घर बैठे बैठे मोबाइल में भी देख सकते हैं। और किसने बता दिया कि बिकनी पहनकर पिछवाड़ा हिलाना एंटरटेनमेंट होता है? एंटरटेनमेंट की कौन सी डेफिनेशन पढ़ ली महारानी सावित्री जी, सॉरी आशा पारेख जी? वैसे इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है एक और बयान दिया था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल की लड़कियां शादी या फंक्शन में इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती और वेस्टर्न ड्रेस पर ज़्यादा जोर देती हैं। ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। अब जो फिल्में बन रही हैं उनमें भी कपड़े जो है वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। ये गलत है। इंडियन ड्रेस की वैल्यू को समझो और लड़कियों को, महिलाओं को इंडियन ड्रेस पहननी चाहिए शादी के समय। इन्होंने आगे कहा कि लड़कियों को वेस्टर्न ड्रेस की जगह शादियों में साड़ी, सूट, घाघरा, सलवार कमीज जैसी ड्रेस पहननी चाहिए जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस बयान के 10-15 दिन के बाद ही ये बिकनी पहनने को, डिक्की हिलाने को
एंटरटेनमेंट का नाम देकर उसे कवर करने की कोशिश कर रही हैं। देख रहा है ना विनोद, रहने दे विनोद, बहुत गुंडी गुंडी चीज़ें हो रही हैं इस गटरवुड में। बहुत दोगले लोग हैं जो पल पल पलटी मारते हैं और बाद में अपने आप को शरीफ और फेमिनिस्ट दिखाते हैं। आज कुछ मत देख, जाके सो जा। आशा पारेख ने खुद ने 10 साल की छोटी सी एज से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनका कहना है कि आज छोटे छोटे बच्चों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो डांस करे, गाना गाए। ये बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चे टैलेंटेड हैं, ये ठीक है, लेकिन उन पर प्रेशर डाला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चों को कम एज में काम नहीं कराना चाहिए। वहीं एक बार इनसे पूछा गया था कि आपने बचपन से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, तो आपको कैसा लगता है? तब इन्होंने जवाब दिया था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी कम एज से फिल्मों का हिस्सा रही हूँ। देख रहे हो ना भाई लोग, इसका दोगलापन। वैसे तो विनोद को दिखाता, लेकिन मैंने आज उसको सोने को भेज दिया है। ये खुद कम एज में काम करे तो खुशकिस्मत है, दूसरे बच्चे काम करे तो बच्चों पर अत्याचार है। आशा पारेख ने 1995 के बाद फिल्मों में काम करना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इन्हें एक्टर की भाभी या माँ का रोल नहीं करना था, और ये खुद को भाभी या माँ के रोल में फिट नहीं समझती। इनको लगता है कि ये लीड एक्ट्रेस के रोल में ही बहुत ज़्यादा सूट करती है। विनोद वापिस आ, बाद में सोना, देख इसका दोगलापन। 53 साल की एज में भी इनको जो है लीड एक्ट्रेस के रोल चाहिए थे, इसलिए इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। देख रहा है ना विनोद, या अभी भी नींद में है? एक तरफ इंडियन ड्रेस का रस्सी रोना, तो दूसरी तरफ बिकनी के नाम पर हाय तौबा। खुद बच्ची बनकर काम करे तो ठीक है, दूसरे बच्चे काम करे तो अत्याचार है। ये है इनका असली कैरेक्टर। कमेंट करके बताना कि आशा पारेख की इस ड्यूअल सिम वाली कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।